हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय भवन बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। तो आंसर है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित अंतर है, पहला है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इनके तार बनाए जाते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। फिर जबकि अधातु जो है वह विद्युत का कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि धातु एवं अधातु का एक अंतर दिया गया है कि धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। जैसे ग्रेफाइट जो है वह अधातु का अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। इसलिए ग्रेफाइट को अपवाद में लिया गया है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। तो आंसर है कि धातु के बाहरी कक्षा में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण इसके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। यही कारण है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, तो इसका आंसर समझ में आया है कि धातु का जो बाहरी कक्षा होते हैं उनमें प्रायः 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब घूमने वाला। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का संचालन करते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत की सुचालक होती है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है कि धातु की तन्यता, तो धातु को खींचकर पतला तार बनाया जाता है, इसी गुण को तन्यता कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि धातु की तन्यता क्या है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण यानी किसी भी धातु का वह गुण जिसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, उसे हम लोग धातु की तन्यता कहते हैं। जैसे में सोना और चांदी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन्यता वाला कौन सा धातु होता है, तो सोना होता है। इसके 1 ग्राम में हम लगभग 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। सोना के 1 ग्राम में लगभग कितने किलोमीटर तार खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर। या ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है। अब है कि आघात वर्धनीयता क्या है। तो धातु को हथौड़ा से पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है, यानी धातु का वह गुण जिसे पीट कर पतला चादर की तरह बनाया जा सकता है, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे में चांदी होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा होता है, तो आंसर है चांदी। याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किसमें पाया जाता है, तो चांदी में पाया जाता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो आंसर है कि कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण दर्शाते हैं। ऐसे ऑक्साइड को ही द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को ही हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड और Al2O3 यानी एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रेफाइट अधातु हुए भी कौन सा धातुई गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है वह अधातु होता है, लेकिन वह एक धातु का गुण भी प्रदर्शित करता है। वह कौन सा गुण है? तो ग्रेफाइट जो है, आप जानते हैं कि सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जबकि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत की सुचालक होता है और यही गुण धातुई गुण कहलाता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जो है वह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यही धातुई गुण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं। आर्गन के जो 2 परमाणु होते हैं वह परस्पर में संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं। आंसर है कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु संख्या 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण इसके 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर अणु यानी Ar2 नहीं बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आर्गन के जो दो परमाणु होते हैं वह परस्पर में संयुक्त होकर आर्गन अणु यानी Ar2 क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिए आर्गन जो है वह एक निष्क्रिय गैस है और निष्क्रिय गैस के अंतिम कक्षा में आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण उसका अष्टक पूर्ण होता है और अष्टक पूर्ण होने के कारण वह किसी से क्रिया नहीं करता है, जिस कारण आर्गन के 2 परमाणु परस्पर में संयुक्त होकर आर्गन अणु यानी Ar2 नहीं बना पाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। आंसर है परमाणु एवं आयन में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए परमाणु एवं आयन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कि परमाणु जो होते हैं वह विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? वह विद्युता उदासीन होते हैं, जबकि आयन धनायन एवं ऋणायन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं और आयन धनायन एवं ऋणायन होते हैं। दूसरा है कि इसमें यानी परमाणु में Z बराबर P बराबर E होता है, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या। परमाणु में जो होता है वह परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यही इसका मतलब है Z बराबर P बराबर E। Z जो है वह परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, P प्रोटॉन और E इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें यानी आयन में Z बराबर P बराबर नहीं होता है E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या होता है, लेकिन जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब तीसरा अंतर है कि परमाणु जो होता है यह अस्थायी होता है। परमाणु अस्थायी होता है, जबकि आयन जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं। परमाणु अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। जब तक कि कोई परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं हो जाता वह अस्थायी नहीं बन पाता है, इसलिए यह अस्थायी होता है। जबकि आयन का अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए यह अस्थायी होता है। फिर चौथा अंतर है कि परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बता दिया कि परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए परमाणु जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, जबकि आयन का अष्टक जो होता है वह पूर्ण होता है, इसलिए अस्थायी होते हैं। देखिए परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए वह अस्थायी होते हैं, यानी वह किसी से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, जबकि आयन जो होते हैं वह अष्टक पूर्ण होता है आयन का, इसलिए वह अस्थायी हो जाते हैं, वह किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि परमाणु एवं आयन में क्या क्या अंतर है। अगर मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो आंसर है कि सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल सहसंयोजक बंधन। तो ये देखिए किस प्रकार बनते हैं। तो यह 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनते हैं। तो देखिए सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो एकल सहसंयोजक बंधन जो है
यह कैसे बनता है, तो यह दो परमाणुओं के बीच अपने एकक इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनता है। जैसे H2 का बनना, H H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए दो हाइड्रोजन है यानी H2, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को देखिए साझा करके H2 बनाते हैं। तो ये एकल सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। अब हम द्विक सहसंयोजक का उदाहरण देखते हैं वह कैसे बनता है। तो देखिए द्विक सहसंयोजक बंधन, तो द्विक सहसंयोजक बंधन यह दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनता है। एकल सहसंयोजक बंधन में दो परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाते थे एकल सहसंयोजक, लेकिन द्विक सहसंयोजक में जब दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं तो इसके फलस्वरूप द्विक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। जैसे O2 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 का O2 जो है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, यानी इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तभी इसका अंतिम कक्षा में 8 होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो 6 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जिस कारण इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो वहीं पर O2 यानी 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और ये दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहा है और ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे हैं, यानी दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये O2 बना रहे हैं। तो यह द्विक सहसंयोजक का उदाहरण है O2। अब अगला त्रिक सहसंयोजक बारे में समझते हैं। तब अगला है कि त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो देखिए त्रिक सहसंयोजक बंधन कैसे बनते हैं, तो जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी एक एकल सहसंयोजक में एक परमाणुओं का साझा हो रहा था और द्विक सहसंयोजक बंधन में 2 परमाणुओं का साझा हो रहा था, और त्रिक सहसंयोजक बंधन में 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, और इसके फलस्वरूप ही त्रिक सहसंयोजक बंधन बन रहा है। इसका उदाहरण है N2 का बनना, यानी N मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास 2 और 5 होता है। तो देखिए नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिस कारण 5 और प्लस 3 8 हो जाएगा, जिस कारण इसका नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी पहला नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। पहला ये नाइट्रोजन इसके 3 पर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है और ये नाइट्रोजन इसके 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, जिस प्रकार त्रिक सहसंयोजक बन रहा है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये त्रिक सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रमाणित करना है कि विद्युत का कुचालक यह कैसे है। तो आंसर है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक पात्र में लेकर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रोड में तार, बल्ब और स्विच जोड़कर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जलता है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पात्र में जब हम लेते हैं और पात्र में लेकर 2 इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं उस पात्र में, अब इलेक्ट्रोडों में तार जोड़कर बल्ब और स्विच को जब हम जोड़ देते हैं और जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आंसर आपको समझ में आया होगा कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एक पात्र में लेकर उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं और हम इलेक्ट्रोड में तार, बल्ब और स्विच को जोड़कर जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 है कि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं घुलता है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है कि जब
सोडियम क्लोराइड जो है वह एक आयनिक यौगिक है जो जल में स्थित हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल में घुल जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है जो जल में स्थित हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयन या ऑक्सीजन आयन के साथ मिलकर जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंधन होता है और यह कार्बनिक यौगिक है। इसलिए सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वह एक आयनिक यौगिक है जो जल में स्थित हाइड्रोजन आयन या ऑक्सीजन आयन के साथ मिलकर जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है और यह है कि कार्बनिक यौगिक है, इसलिए सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वाले वीडियो में हम और भी लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। आज हमने कुल 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर किया।